नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसका सेकंड पार्ट हम अपलोड करेंगे। तो ये है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग 2 और इसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है ना। पिछले वीडियो में हमने कुछ पृथ्वी के बारे में चर्चाएं की, पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में चर्चाएं की, पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, उन स्रोतों पर जानकारी हमने हासिल की, उन साधनों पर चर्चाएं की, है ना। इसके बाद आज बात करेंगे कि पृथ्वी की अनुप्रस्थ काट पर और पृथ्वी की रासायनिक संरचना पर, है ना। देखिए दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था, है ना, कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और पृथ्वी की आंतरिक संरचना में पृथ्वी को 3 भागों में विभक्त किया था। पहला भाग था कौन सा, है ना, क्रस्ट, और दूसरा भाग कौन सा था, प्रवार, है ना, ये मेंटल, है ना, और आंतरिक भाग कहा गया था क्रूड, है ना। भूपर्पटी, इसके बाद प्रवार, है ना, इसके बाद क्रूड या कोर, है ना। आगे हम चर्चा करें यदि तो पृथ्वी की हम अनुप्रस्थ काट ले लेते हैं, चूंकि हमें इसका रासायनिक और भौतिक यदि स्वरूप देखना है ना, तो इसका अनुप्रस्थ काट जरूरी है। और यही चीज कहां पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपके समक्ष में इसको प्रस्तुत करता हूं, है ना। चलिए, सबसे पहले ऊपरी भाग क्या था, भूपर्पटी। तो सबसे पहले ऊपरी भाग बना देते हैं भूपर्पटी को, है ना, इसको कर देते हैं भूपर्पटी, है ना। इसके बाद दूसरा पार्ट था, है ना, उसको कर देते हैं क्या, प्रवार या मेंटल, है ना, प्रवार या मेंटल, है ना। इसके बाद आंतरिक भाग कह देते हैं क्रूड, है ना, क्रूड कह देते हैं, है ना। दरअसल इसका जो भौतिक विभाजन है, ये भूपर्पटी यहां से लेकर यहां तक होगा, प्रवार यहां से लेकर और यहां तक होगा, है ना, क्रूड यहां से लेकर और यहां तक होगा, है ना। इसके बारे में कुछ जानकारी हमें लेनी है ना। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमें इसका चौड़ाई देखना है, सबसे पहले इसकी चौड़ाई देखना है। तो भूपर्पटी का जो सबसे ऊपरी भाग है, इसका चौड़ाई या गहराई यदि देखें तो टोटल कितना है, 32 किलोमीटर, है ना। इसके बाद ये जो प्रवार का ऊपरी वाला क्षेत्र है, यहां तक आएगा भूपर्पटी का निचला स्तर। चूंकि अभी भूपर्पटी को 2 भागों में बांट देंगे हम, प्रवार को भी 2 भागों में बांट देंगे और क्रोड को भी 2 भागों में बांट देंगे। तो 32 किलोमीटर तो भूपर्पटी का ऊपरी भाग हो गया, जहां मानव निवास करता है, जीव जंतु निवास करते हैं। और 32 किलोमीटर से लेकर 250 तक, है ना, 250 या 70 किलोमीटर तक क्या होगा, टोटल भूपर्पटी का क्या होगा, गहराई होगा। इसके बाद प्रवार की बात करें तो 250 या 70 से, या कह दे 300 लगभग लिया जाता है ना। तो 270 से कहां तक, 270 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक क्या होगा, 2900 किलोमीटर की गहराई तक होगा क्या, प्रवार, है ना। याद रखिए। अब 2900 किलोमीटर से, है ना, 6371 किलोमीटर तक, तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक इसका गहराई, है ना, कितना होगा, 6371 किलोमीटर। अर्थात हम ये कहते हैं कि ये बाहरी पृथ्वी का ये पृष्ठीय क्षेत्र है, और पृष्ठीय क्षेत्र से लेकर पृथ्वी के आंतरिक भाग या क्रोड तक का गहराई जो है 6371 किलोमीटर है। और 6371 किलोमीटर याद करिए, यही तो क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है ना। और इसका दुगुना कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि एक चीज समझने लायक ये है ना, कि जहां पर भूपर्पटी खत्म होती है वहां से प्रवार स्टार्ट होता है, और जहां पर प्रवार खत्म होता है वहां पर क्रोड स्टार्ट होता है ना। तो सबसे पहले ये देखिए कि ये ज्वाइंट वाला जो भाग है, जहां पर प्रवार और भूपर्पटी मिलते हैं, है ना, ये एक ज्वाइंट वाला भाग है। और ज्वाइंट वाला भाग को कहते हैं असंबद्धता या कहते हैं संक्रमण वाला क्षेत्र। तो असंबद्धता या संक्रमण वाला क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर, है ना, दोनों क्षेत्रों की विशेषताएं विद्यमान रहती हैं। अर्थात
अर्थात इस वाले क्षेत्र में भूपर्पटी की भी विशेषताएं विद्यमान होंगी और इस क्षेत्र में प्रवाल वाले क्षेत्र की भी विशेषताएं विद्यमान होंगी। अतः ये क्षेत्र कहलाता है असंबद्धता, असंबद्धता, है ना, असंबद्धता, और इसको नाम दिया गया मोह, है ना। अर्थात भूपर्पटी और प्रवाल के मिलाने वाला क्षेत्र कहलाता है मोह असंबद्धता वाला क्षेत्र, है ना। अब जब ये मोह असंबद्धता क्षेत्र है तो बताएंगे कि इधर भी तो एक ज्वाइंट है जहां पर प्रवार और कोड मिलता है। हाँ, आप सही बिल्कुल सोचे हैं, यहां भी एक ज्वाइंट वाला क्षेत्र है, संकर्ण क्षेत्र है, तो इसको भी कह देंगे क्या, कह देंगे असंबद्धता। सबसे पहले लिखिए असंबद्धता और इसके बाद लिखेंगे क्या, गुटेन वर्ग, है ना। तो इसको कहते हैं गुटेन वर्ग असंबद्धता क्षेत्र, असंबद्धता क्षेत्र। चूंकि जब इनका विभाजन करेंगे तो यहां पर आएगा, देखेंगे कि क्रोड को दो भागों में जब विभक्त कर देंगे, दो भागों में, तो एक होगा कौन सा, एक होगा बाहरी, है ना, बाहरी क्रोड, और एक होगा क्या, आंतरिक क्रोड, एक होगा क्या, आंतरिक क्रोड, है ना, आंतरिक क्रोड। अब इन दोनों को मिलाने वाला जो क्षेत्र है, यह संकरण क्षेत्र है जहां पर बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड आपस में मिलते हैं, है ना, वो कहलाता है ना, लेहमन असंबद्धता क्षेत्र, लेहमन असंबद्धता क्षेत्र, है ना, लेहमन असंबद्धता क्षेत्र, है ना। तो इन दोनों को मिलाने वाला क्षेत्र कहलाएगा लेहमन असंबद्धता। लेकिन ये भी तो दो भागों में अलग हो रहा है, हमारी भूपर्पटी भी दो भागों में विभक्त हो रही है। तो ये होगा ऊपरी भूपर्पटी और ये होगी निचली भूपर्पटी, और इन दोनों को मिलाने वाला जो क्षेत्र है, ये संक्रमण जो क्षेत्र है, इसको बोलते हैं कोन राड असंबद्धता। इसको हम रफ कर दे रहे हैं, है ना, ये होगा कोन राड असंबद्धता क्षेत्र, असंबद्धता क्षेत्र, है ना, असंबद्धता क्षेत्र। इसके बाद देखिए कि जैसे कि हमने भूपर्पटी में देखा और क्रोड में देखा, तो भाई मेरे प्रवार को भी दो भागों में बांटा जा सकता है ना। ये होगा ऊपरी प्रवार और ये होगा निचला प्रवार। अब जब ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार जहां पर मिलते हैं, वहां भी तो एक असंबद्धता क्षेत्र बनेगा, और इस असंबद्धता क्षेत्र को कह देते हैं हम रेपडी, है ना, रेपडी असंबद्धता, है ना, असंबद्धता, है ना। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले एक एक करके हमने पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा। पहला भाग भूपर्पटी, दूसरा भाग प्रवार और तीसरा भाग क्रोड, है ना। अब इसके बाद देखिए कि भूपर्पटी और प्रवार जहां पर मिलते हैं वो क्षेत्र कहलाता है असंबद्धता, और उसका नाम दे दिए गए मोह, तो हो गया मोह असंबद्धता। इसके बाद प्रवार और क्रोड जहां पर मिलते हैं वो संकरण क्षेत्र कहलाता है गुटेन वर्ग असंबद्धता क्षेत्र। इसके बाद हमने क्रोड को दो भागों में बांट दिया, प्रवार को दो भागों में बांट दिया, इसके बाद भूपर्पटी को दो भागों में बांट दिया। तो भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी जहां पर मिलती है उस क्षेत्र को कह दिया गया कोन राड असंबद्धता क्षेत्र। इसके बाद जहां ऊपरी प्रवार और निचला प्रवार मिलता है उसको कह दिया गया क्या, रेपडी असंबद्धता। इसके बाद जो ऊपरी क्रोड और निचला क्रोड जहां पर आंतरिक क्रोड मिलते हैं उसको क्या कह दिया गया, लेहमन असंबद्धता, लेहमन असंबद्धता, है ना। आप इतना थोड़ा सा याद रखिए, इसको रफ कर दें, है ना। इसके बाद आगे चलते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा रफ करते हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी का जो ऊपरी वाला भाग है ना, पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है, या ये कह दे कि ये भूपर्पटी वाला जो भाग है, ये थोड़ा सा क्या होता है, हल्का होता है। क्यों? क्योंकि चाहे गैस देखिए, है ना, या कोई तत्व देखिए जिसका घनत्व कम होता है वो जाता है ऊपर, और जिसका घनत्व ज्यादा रहता है वो आता है नीचे। तो आप देखेंगे कि पृथ्वी में बहुत सारे तत्व विद्यमान है, तो जो हल्के तत्व होंगे वो ऊपर आएंगे और जो भारी तत्व होंगे वो नीचे जाएंगे। तो सेम यही कंडीशन यहां पर हुई, जो हल्के तत्व थे वो बाहर आ गए और जो
उससे कम हल्के थे वो मध्य में रह गए, और जो सबसे भारी थे वो कहां पर चले गए, क्रोड पर चले गए। तो इसके बाद जस्ट हमें इसका रासायनिक विभाजन देखना है, इसको देख के उसी में एंट्री लेते हैं। एक चीज और आप जान लीजिए और नोट कर लीजिए कि पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो घनत्व है ना, ऊपरी भाग का जो घनत्व है वो जाता है 2.5 से 3.7 है ना ग्राम है ना प्रति घन है ना सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। और जो प्रवाल वाला क्षेत्र है, तो प्रवाल वाले क्षेत्र का स्वाभाविक है बताए कि ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है, तो इस वाले क्षेत्र का जो घनत्व होगा वो होगा 3.5 से लेकर 4.5 या 5 घन सेंटी है ना सेंटीमीटर है ना, घन सेंटीमीटर तक जाता है। ग्राम घन सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, ग्राम घन सेंटीमीटर। इसके बाद आता है कौन सा, क्रोड वाला भाग। और क्रोड वाले भाग का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। यदि हम इसका औसत ले लें तो औसत निकलेगा क्रोड का घनत्व 12 ग्राम है ना प्रति घन सेंटीमीटर, प्रति घन सेंटीमीटर। लेकिन यदि हम बात करें बाहरी क्रोड की और हम बात करें आंतरिक क्रोड की, तो बाहरी क्रोड में इसका जो घनत्व है, बाहरी क्रोड में इसका जो घनत्व है 11 ग्राम है ना प्रति घन सेंटीमीटर होता है। और जब आंतरिक क्रोड की बात करें तो यहां पर सर्वाधिक घनत्व हो जाता है। तो यहां पर देखिए कि आंतरिक भाग में पृथ्वी का जो घनत्व है वो हो जाएगा 13 ग्राम है ना, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है ना। तो इसका घनत्व कितना हो जाता है, वो हो जाता है 13 घन सेंटीमीटर। इसका बाहरी क्रोड का 11 घन सेंटीमीटर। इसके बाद संपूर्ण आंतरिक क्रोड का, संपूर्ण क्रोड का जो घनत्व है वो लगाएंगे 12 है ना घन सेंटीमीटर। और प्रवाल क्षेत्र का, मेंटल क्षेत्र का जो क्या है घनत्व है वो है 3.5 से 4.5 या 5 तक जाता है, 5 तक जाता है ना। इसको याद रखिए कि भूपर पट्टी का घनत्व 2.5 से 3.7 तक जाता है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको कह सकते हैं कि बाहरी जैसे 11 तक जाता है तो 5 से कर सकते हैं इसको, कैसे 5 से 11 ऐसे लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रवाल का जो क्षेत्र है उसका जो घनत्व आता है वो कहां तक जाता है, 5 घन सेंटीमीटर तक जाता है। और जैसे ही अंतर जाते हैं तो 5 घन सेंटीमीटर के ऊपर या 5 घन सेंटीमीटर के बाद क्या हो जाता है, घनत्व बढ़ने लगता है ना। तो हमने इतना इसको जाना, इसकी लंबाई चौड़ाई जानी है ना, इसको कई भागों में विभक्त किया है ना, इसका घनत्व की चर्चा की। एक चीज और इसमें बता दें कि जैसे ही हम नीचे जाएंगे वैसे ही पृथ्वी में आंतरिक भाग में दाब की वृद्धि होगी, जैसे ही अंदर जाएंगे दाब की वृद्धि होगी, इसके बाद ताप की वृद्धि होगी है ना, इसके बाद क्या होगा, घनत्व की वृद्धि होगी। लेकिन ताप एक रूल से चलता है। ताप में हम चर्चा कर चुके हैं है ना पिछले वीडियो में कि प्रथम 100 किलोमीटर में 12 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से बढ़ता है ताप। इसके बाद है ना उसके नीचे जाने पर 300 किलोमीटर तक क्या होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से ताप बढ़ता है। इसके बाद 300 किलोमीटर के नीचे जाने पर 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से ताप बढ़ता है। आप देख सकते हैं वो वाला वीडियो है ना। इसके बाद दाब भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ता है, लेकिन इसका भी एक क्या होता है, रूल होता है। मतलब दाब जो है अपने अंतिम अवस्था में रहता है, तो एक क्रमिक रूप से दाब बढ़ता है, दाब बढ़ता है ना। इसके बाद घनत्व तो आप देख ही चुके हैं, घनत्व आप देख चुके हैं। चलिए इसके बाद हम अध्ययन करते हैं पृथ्वी की है ना आंतरिक संरचना में रासायनिक अध्ययन, रासायनिक अध्ययन है ना। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा है ना। और बेहतरीन तरीके से आप नोट्स बनाते चलिए, एक एक पॉइंट आप लिखते चलिए है ना। तो कुछ ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके क्या कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। चलिए है ना, भौतिक विभाजन के बाद हम उसको देख लेते हैं रासायनिक विभाजन के आधार पर अपनी पृथ्वी की आंतरिक संरचना को है ना। तो सेम उसी प्रकार से अनुप्रस्थ काट लेंगे है ना, उसी प्रकार से पृथ्वी की अनुप्रस्थ काट लेंगे और वो अनुप्रस्थ काट आप यहां पर बनाएंगे है ना, वो अनुप्रस्थ काट आप यहां पर बनाएंगे है ना। सेम इसी प्रकार से इसको भी 3 भागों में हम विभक्त करेंगे, 3 भागों में है ना,
3 भागों में विभक्त करेंगे, है ना। ये कर लिया अपन ने। अब इसमें आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि एक वैज्ञानिक है जिसको बोला जाता है एडवर्ड, है ना, एडवर्ड स्विस, है ना, उनको बोला जाता है एडवर्ड स्विस, है ना। और इनके योगदान से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का रासायनिक विभाजन हो पाया है। तो हम इनके अनुसार देखेंगे, है ना, कि पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग, है ना, जिसको सियाल बोला जाता है, आप लोग पढ़े होंगे, है ना, जिसको सियाल बोला जाता है। पृथ्वी का मध्य वाला भाग, है ना, जिसको सीमा कहा जाता है, और पृथ्वी का आंतरिक भाग जिसको नीफे कहा जाता है ना, नीफे कहा जाता है ना, नीफे। तो पहला जो भूपर्पट्टी वाला भाग था उसको सियाल कह दिया गया, जो प्रवाल वाला क्षेत्र है उसको सीमा कहा गया, जो आंतरिक भाग है उसको हम नीफे कहा गया, है ना। तो दोस्तों देखिए कि सियाल है ना, सियाल से सिलिका SI, है ना, SI प्लस हो जाएगा Al, अर्थात ये हो जाएगा सिलिका, है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम, है ना, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। देखते जाइए। इसके बाद सीमा है, सीमा को भी ऐसे ही लिखेंगे और सीमा का हो जाएगा, ये हो जाएगा SI मतलब सिलिका, और म से Ma से हो जाएगा क्या, मैग्नीशियम। Ma से वैसे Mg लिखना चाहिए लेकिन यहाँ पर Ma लिखा जा रहा है तो इसमें लिखेंगे सिलिका, है ना, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, है ना, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, है ना। इसके बाद है तीसरा और वो है नीफे। तो नीफे को भी अलग अलग भागों में तोड़ लेते हैं, Ni प्लस Fe जानते हैं किसका सूत्र होता है, और वो है सिंबल फेरस का या आयरन का, है ना, आयरन का या लोहा का, है ना, लोहा का, और ये हो जाएगा Ni से निकेल। तो दोस्तों आप इतना याद रखिए कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो किससे बना है, सियाल से बना है या सिलिका और एल्यूमिनियम से बना है। इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए सिलिका और एल्यूमिनियम को मिलाकर एक साथ कह दिया गया सियाल, है ना। इसका जो मध्य वाला भाग है, प्रवार वाला जो भाग है, उसको बोला जाता है क्या, सीमा। सिलिका और मैग्नीशियम जब मिलते हैं वही बना लेते हैं सीमा, अर्थात इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाएगी। इसके बाद दोस्तों आता है तीसरा पार्ट, और तीसरे पार्ट में निकिल और फेरस यानी लोहा की अधिकता होती है। तो अब आप याद रखिएगा सियाल, सीमा और नीफे, है ना, पृथ्वी के 3 रासायनिक भाग है ना, रासायनिक भाग है। इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो देख लीजिए कि सिलिका, है ना, सियाल और एल्यूमिनियम कैसा होता है, और ये होता है अम्लीय प्रवृत्ति का। मैग्नीशियम देखिए कि मैग्नीशियम होता है क्षारीय प्रवृत्ति का। निकिल और फेरस सबसे भारी तत्व, है ना, सबसे भारी तत्व, है ना। ऐसा नहीं, मैं केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि पृथ्वी में सबसे भारी तत्व कौन सा है, निकिल और फेरस। और भारी तत्व होने की वजह से ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में चला गया। तो पृथ्वी के क्रोड में सबसे भारी तत्व निकिल और फेरस पाए जाते हैं, उसके ऊपर सिलिका और मैग्नीशियम पाए जाते हैं, उसके ऊपर क्या होगा, सिलिका और एल्यूमिनियम पाए जाते हैं। चूंकि एल्यूमिनियम की प्रवृत्ति अम्लीय है, अतः हम सियाल वाले भाग को अम्लीय परत बोल सकते हैं, अम्लीय परत बोल सकते हैं, है ना। चूंकि मैग्नीशियम क्षारीय होता है तो इसको बोल सकते हैं कौन सा, क्षारीय परत, है ना, क्षारीय परत इसको बोल सकते हैं। और लोहा देखेंगे कि जो आयरन है इसको आयरन परत बोल सकते हैं, आयरन परत बोल सकते हैं। क्वेश्चन आएगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन से भाग को आयरन परत कहा जाता है, तो आप लगाएंगे क्रोड वाले भाग को, है ना। इसके बाद कौन से भाग को क्षारीय भाग कहा जाता है, तो आप लगाएंगे कौन सा, प्रवार वाले भाग को। इसके बाद कौन से भाग को अम्लीय भाग कहा जाता है, अम्लीय परत कहा जाता है, तो आप लगाएंगे कौन सा, भूपर्पट्टी वाले भाग को, भूपर्पट्टी वाले, है ना, भाग को, है ना, तो भूपर्पट्टी वाले भाग को,
है ना। एक चीज बता ही चुके हैं कि ये जो भू प्रॉपर्टी है इसमें पाए जाने वाला सर्वाधिक तत्व कौन सा है, तो वो है O2 और इसकी मात्रा है 46 से 47%। आप इसको नोट ही कर लीजिएगा। इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा तत्व कौन सा है, तो आप लगाएंगे क्या, Fe, लोहा है ना। इतना चीज आप याद रखिएगा, इतना चीज याद रखिएगा, है ना। इसके बाद भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है, तो वो है सिलिका, है ना। इसके बाद प्रवार वाले क्षेत्र में कौन सा तत्व है, तो सिलिका और मैग्नीशिया भी है ना। इसके बाद पृथ्वी के आंतरिक कोर पर, तो वो है क्या, लोहा, है ना। तो चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना से सभी चीजों को अपन ने विस्तृत तरीके से देखा, कॉन्सेप्ट शायद देखा, तो उम्मीद है आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, है ना। चलिए इसी तरीके से पढ़ते रहिए, है ना दोस्तों। क्रम बाई क्रम नोट्स आप बनाते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, हमेशा आपके काम आएगा। ऐसा नहीं है, आप खुद अनुभव करिएगा इसको, है ना। दूसरे से कंपेयर करके देखिएगा कि इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा दिया गया है, कैसे समझाया गया है ना। और अनुभव करके खुद आप लोग समझदार हैं, है ना। देखिए, समझिए और पढ़ते रहिए, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।